नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी फॉर आरएएस एंड आईएएस के अंदर। आज का हमारा जो वीडियो होगा वो क्लास 12th हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसके चैप्टर नंबर 3 पे बेस्ड होगा। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उन सबको हम कंप्लीट करेंगे। सीबीएसई 2019 के पेपर में जो जो क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से संबंधित उन सबको हम पढ़ेंगे। और आपका जितना भी हिस्ट्री का जो सीरीज़ मैंने चलाया है जिसमें क्लास 12 के सारे चैप्टर्स हिस्ट्री के हम कंप्लीट करेंगे, उन सबको हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने इस सीरीज़ के अंदर हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों पढ़ लिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको एनसीईआरटी करके एक टैब मिलेगा, उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसको आप पढ़ लीजिएगा वहाँ से। या फिर इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ मैं आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये चैप्टर नंबर जो 3 है इसको पढ़ने से पहले 2-3 चीज़ें आपको और बता देती हूँ कि हमारा एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएएस करके, वहाँ पर इस बुक की पीडीएफ आपको जो है अवेलेबल हो जाएगी। तो जिन बच्चों के पास में किताब नहीं है, पहले तो किताब को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि बिना किताब के आप नहीं पढ़ पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो बुक होना आवश्यक है, तो उस किताब को डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। और जितने भी यूपीएससी के और आरएएस के एस्पायरेंट्स हैं, क्योंकि उन लोगों को भी बताया जाता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आरएएस और आईएएस से रिलेटेड जितनी भी किताबें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, प्लस मेरे द्वारा लिखे गए जो आर्टिकल्स हैं जो कि जनसत्ता, दैनिक जागरण जैसे अखबारों में पब्लिश होते हैं, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएएस पे जाकर मिल जाएंगे। उनको आप ज़रूर से देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप में से जो भी स्टूडेंट हैं क्लास 12 के और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है या नापसंद भी आता है तो ज़रूर से आप कमेंट कीजिएगा। और कमेंट में आप ये भी पूछ सकते, अपने जो भी क्वेरीज हैं उनको पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई चैप्टर आपको पहले पढ़ाया जाए तो आप उसका भी मुझे रेफरेंस दे दीजिएगा, ताकि मैं पहले उस चैप्टर को आपको पढ़ा सकूँ। तो चलिए दोस्तों, अब इस चैप्टर को जो है हम स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज 600 BCE टू 600 CE। पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस टाइमलाइन का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, BCE को आप BC भी कहते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और BCE का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। CE का मतलब होता है कॉमन एरा, और इसको आप AD भी कहते हैं, ठीक है। AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको टाइमलाइन पे लाना ज़रूरी होता है। कौन सी घटना कौन से समय में हुई, इसका पता लगाना भी आवश्यक होता है। तो इसके लिए एक टाइमलाइन बनाई गई है, और उस टाइमलाइन के अंदर जो आपके जीसस क्राइस्ट हैं उनके बर्थ को और उनकी डेथ को, ठीक है, वो कब जन्म हुआ उनका और कब उनकी मृत्यु हुई, उसको आधार बना के, यानी कि बेस मान करके पूरी हिस्ट्री की टाइमलाइन जो है वो ड्रॉ की जाती है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको पिक्चर की सहायता से बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये आपको टाइमलाइन दिख रही होगी, इसको बेस बनाया गया है। और इस टाइम से, यानी कि इसको मान लीजिए ये 1 है, इस टाइम से अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो ये बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से पहले की घटनाएं यहाँ पर आप लोकेट कर सकते हैं। क्राइस्ट के जन्म के बाद की घटनाएं, यानी कि जिसको CE या फिर AD कहा जाता है, उसको आप यहाँ लोकेट कर पाते हैं। जो पीछे की घटनाएं होती हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हैं, यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ चलती हैं वो। जैसे कि आप देख रहे हैं 1500 के बाद 1000 आ रहा है, फिर 500 आ रहा है। और जो AD यानी कि आगे की जो घटनाएं हैं वो तो सिंपल चल रही है, 1 2 3 4 करके, 500 1000 1500, ठीक है। हमें जो पढ़ना है वो करीबन यहाँ से, यानी कि 600 से लेकर के, जो आपका 600 है यहाँ पर, 600 BCE यानी कि BC से लेकर के जो यहाँ तक का समय है उसको आपको कम्प्लीटली पढ़ना है, ठीक है। अब आपको ये टाइमलाइन समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आई हो तो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा इसको। ये तो बस एक मेरी क्यूरियोसिटी है कि मैं एक हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, तो हिस्ट्री के बच्चों को अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ तो उसको सारी डिटेल में नॉलेज देने का मेरा खुद का ही, कहते हैं ना, वो जज्बा रहता है बताने का। तो बस इतना ही है, अगर आपको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि BCE का क्या मतलब होता है और AD का या फिर CE का क्या मतलब होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए दोस्तों, ये जो पूरा चैप्टर है आपका, इसके अंदर एक सेंट्रल चीज़ है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। कौन सी सेंट्रल चीज़ है वो है महाभारत। महाभारत क्या है? महाभारत एक एपिक है। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, ठीक है। हमारे भारत में 2 ही महाकाव्य हैं, एक रामायण है और दूसरा महाभारत है। इसके अंदर हम महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। महाभारत किसने लिखा, कैसे लिखा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें समझाई गई हैं और क्या चीज़ें जो है उस समय की सोसाइटी के बारे में हमको बताती हैं। धर्म क्या है, धर्म अधर्म क्या है, ये सारी चीज़ें हमको
उस महाभारत के माध्यम से पता चलती है। यानी कि बेसिकली उस समय की जो सोसाइटी थी उसके बारे में हम महाभारत के माध्यम से पढ़ेंगे, ये पूरे चैप्टर के अंदर बताया गया है। ठीक है, अब मैं आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हॉटस्टार के ऊपर स्टार प्लस में एक सीरियल आता था महाभारत का, उसके कई एपिसोड्स हैं, उन सारे एपिसोड्स को आप डबल स्पीड पे कर करके फटाफट आप देख लीजिएगा। वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि एक तो हमारा महाकाव्य है उसके हिसाब से भी, और दूसरा ये है कि उससे आपको अपने खुद में भी जैसे कहते हैं ना कि हम खुद परेशान होते हैं तो हम दूसरों में देखते हैं कि भाई इसका समाधान क्या हो सकता है। तो अगर आपको कभी भी लाइफ में कोई परेशानी हो तो आप महाभारत को देखिए, उसमें लोगों को कितने कष्ट हुए, भगवान ने उनको क्या ज्ञान दिया, भगवान कृष्ण ने, क्योंकि गीता का ज्ञान जो है महाभारत में ही दिया था, तो वो आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा। चैप्टर भी समझ में आएगा और उल्टा आपको जो है लाइफ में भी जो है वो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि आपके पास में अभी टाइम है, तो आराम से उसका जो है एक एक एपिसोड देखिए, आराम से देखिए बढ़िया करके, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो चैप्टर है इसके अंदर देखिए हम जो है बेसिकली महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। महाभारत एक महाकाव्य है और इस महाकाव्य को वेद व्यास जी ने लिखा था। ठीक है, जो इसका मेन टेक्स्ट है ना, जो कि फॉर्मुलेट करके लिखा गया है, यानी कि एकदम जो हमारे को अवेलेबल है, वो वेद व्यास जी ने लिखा था। ठीक है, और उसके अलावा देखिए इसके अंदर 1 लाख वर्सेस हैं। वर्सेस आप जानते हैं जिसको हम कहते हैं पद्य। ठीक है, हिंदी में गद्य और पद्य होता है ना। पद्य रचनाएं जो होती है, कविताओं के अंदर पद्य रचनाएं होती हैं, तो पद्य फॉर्म में जो है इसको, यानी कि वर्स के फॉर्म में इसमें 1 लाख वर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए जो भी मैंने अब तक आपको बताया ये इस पैराग्राफ तक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें आपको बता रखा है कि ये जो महाकाव्य है, यानी कि जो ये एपिक है महाभारत का, ये 1000 साल पहले लिखा गया था, यानी कि 500 BCE के अंदर इसको लिखा गया था। देखिए इसकी कहानियाँ जो हैं, क्योंकि ये असली में घटित हुई थी महाभारत, तो इसकी कहानियाँ जो है वो तो पहले से ही कई लोग बोलते थे, चर्चाओं में थी, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय ऐसा तो था नहीं कि कोई टाइपिस्ट बैठा है और कोई जो बताने वाला व्यक्ति बैठा है और वो उसको लिखे जा रहा है और उसको फॉर्मुलेट कर रहा है, ऐसा तो होता नहीं था। पहले लोग जो है बोल करके, सुन करके बातों को या इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते थे। जैसे कि मान लीजिए आज तो व्हाट्सएप है आपके पास में, आपको अपनी फ्रेंड्स को बताना है तो आप फटाफट बता देते हैं। पहले क्या होता था, जैसे कि मुझे कोई मैसेज देना है तो मैंने किसी अपने परिचित को दिया, वो उस दूसरे गांव गया, मेरे परिचित से मिला, उसने उस बात को उसको बताया। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ऐसे घूम के जाती थी और कई सारे मसाले उसमें बीच में बढ़ जाया करते थे। ठीक है, तो उस समय जो चारण और भाट थे, यानी कि बार्ड्स जिसको आप कहते हैं, उन लोगों ने जो है हिस्ट्री को ये जो महाभारत की जो कथाएं हैं उनको फैलाने का काम किया। बाद में कई ब्राह्मण ऐसे हुए जिन्होंने इसको छोटे छोटे फॉर्म्स में जो भी बातें हुई थी महाभारत के अंदर उसको लिखने का प्रयास किया। फाइनली जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने इसका पूरा कंपाइलेशन किया था, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा आप इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे, धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र के बारे में। ठीक है, धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र। बेसिकली धर्मशास्त्र के अंदर एक ही किताब का नाम आता है जिसका नाम है मनुस्मृति। ठीक है, मनु को पहला व्यक्ति कहा जाता है धरती का। ठीक है, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार फर्स्ट मैन जो बॉर्न हुए थे वो कौन थे? मनु थे, राजा मनु थे। ठीक है, तो मनु ने जो जो धर्म बताए हैं कि किस तरीके से व्यक्ति को आचरण करना चाहिए, कैसे उसको रहना चाहिए, कैसे परिवार में रहना चाहिए, कैसे हवन करना चाहिए, कैसे कौन कौन से वर्णों को किस किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, ये सारी जो धर्म की बातें हैं, यानी कि जो आपका धर्म, मतलब धर्म ये वाला धर्म नहीं कि आपने रामायण पढ़ ली, महाभारत पढ़ लिया और भगवान की पूजा कर ली, ये धर्म नहीं। धर्म का मतलब आप रहते कैसे हैं, आपको कैसे रहना है, कैसे किस नॉर्म को आपको फॉलो करना है, अगर आप राजा हैं तो कैसे रहना है, इंसान है तो कैसे रहना है, अगर आप एक व्यापारी हैं तो आपका क्या धर्म है। तो उस तरीके की चीज़ें जो बताई गई हैं, यानी कि जो नॉर्म्स हैं उनको धर्म कहा जाता है, तो आप कन्फ्यूज़ मत करना। तो आप देखते हैं कि जो धर्मशास्त्र हैं वो, उसमें सबसे बड़ा धर्मशास्त्र है मनुस्मृति, जो कि मनु के द्वारा लिखा गया है। धर्म सूत्र भी यही कहते हैं, धर्म सूत्र जो हैं आपके, वो भी इंसान को जीने के ही राह दिखाते हैं, यानी कि नॉर्म्स हैं, वो भी धर्म के बारे में ही चीज़ों को बताते हैं। तो ये क्योंकि आपके आगे चैप्टर में बताया जाएगा आपको, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि ये क्या होता है। उसके अलावा आपको ऋग्वेद की चर्चा मिलेगी आगे, ऋग्वेद के बारे में बताया जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वेद 4 हैं। कितने हैं? 4 वेदास हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पुराना है ऋग्वेद, और ऋग्वेद का एक सूक्त है। ठीक है, याद रखिएगा उसको, उसका नाम है पुरुष सूक्त। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? क्योंकि इस पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों के बारे में दे रखा है, 4 वर्णास। कौन कौन से वर्ण हैं? तो पहला आता है क्षत्रिय, फिर आता है ब्राह्मण, फिर आता है वैश्य और फिर आता है शूद्र। ठीक है, आज की जो जाति प्रथा है ना, जो जातियाँ हमने बना दी हैं, वो कहते हैं कि जो ऋग्वेद के जो वर्ण सिस्टम है वहीं से निकल करके आई हैं। जब वैदिक पीरियड था, यानी कि वैदिक काल था, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद में वैदिक पीरियड आया था। चैप्टर 1 याद कीजिए, जब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ी थी, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद में वैदिक पीरियड ही आया था। और वैदिक पीरियड में जो 4 वर्ण हुआ करते थे वो जातियों पे बेस्ड नहीं थे, यानी कि बर्थ पे बेस्ड नहीं थे कि आप मान लीजिए एक ब्राह्मण के घर पैदा हुए तो आप ब्राह्मण हो गए, ऐसा नहीं था। अगर आप ब्राह्मण के घर पैदा हुए हैं और आप काम जो है लड़ाई का कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय माने जाएंगे। अगर आप साफ सफाई का काम कर रहे हैं तो आपको शूद्र माना जाएगा। ठीक है, ये ऋग्वेद में कहा गया था। ये तो आज का समय है जिसमें कि जाति प्रथा को हमने बढ़ावा दिया है और जातियां बनी हैं। तो अब हम वापस चलते हैं कि जो ऋग्वेद है उसके अंदर 4 वर्णों के बारे में दे रखा है। कौन कौन से वर्ण हैं? क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य और शूद्र। तो देखिए, कहा जाता है, इसके अंदर एक कहानी है कि जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी की जो भुजाएं हैं, आर्म्स जो हैं, वहाँ से क्षत्रियों का जन्म हुआ था। जो मुख है वहाँ से ब्राह्मणों का जन्म हुआ, और जो पैर है वहाँ से वैश्यों का जन्म हुआ, और जो फीट हैं वहाँ से आपके शूद्रों का जन्म हुआ। तो जो क्षत्रिय है उनका काम है लोगों की रक्षा करना, ब्राह्मण है उनका काम क्या है कि लोगों को ज्ञान देना, ठीक है, धर्म के बारे में बताना। वैश्यों का काम है लोगों के लिए धन इकट्ठा करना, धन कमाना, और शूद्रों का काम है तीनों वर्णों की सेवा करना। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू पुरुष सूक्त जो है, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त के बारे में, पुरुष सूक्त जो है उसमें ये दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। मैंने आपको शुरू में ही सारी चीज़ें बता दी ताकि आप जो है आगे जाकर के कंफ्यूज ना हो। अब देखिए, महाभारत जो है वो जो है 2 कज़न भाइयों के बीच में जो लड़ाई है उसका वर्णन करता है। उस लड़ाई में क्या क्या चीज़ें निकल करके आती है कि क्या क्या धर्म है, भगवान कृष्ण जो है उन्होंने बताया है उसमें कि क्या क्या धर्म है, क्या क्या अधर्म है, क्या करना सही रहता है, क्या करना गलत रहता है। तो वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं, ये सब महाभारत के अंदर है। अब 2 कज़न भाई कौन कौन से थे? तो देखिए, एक थे कौरवास, एक थे पांडवास। ठीक है, इनके पिता का नाम था, कौरव थे देखिए 100 भाई थे और पांडव थे 5 भाई। कौरवों के पिता का नाम था धृतराष्ट्र, जो कि खुद अंधे थे, और इनकी पत्नी थी गांधारी। इसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी क्योंकि इसका पति देख नहीं सकता था, तो इसने सोचा कि अगर ये नहीं देख सकता तो मैं क्यों संसार को देखूं, तो इसने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी। इधर पांडव थे, तो पांडवों के पिता का नाम था पांडु और उनकी माता का नाम था कुंती। ठीक है, ये जो 5 पांडव थे ये अपने पिता के द्वारा नहीं जन्मे थे, और इनको भगवान का स्मरण करके, 5 भगवान का स्मरण करके कुंती ने प्राप्त किया था। जैसे कि पहले भाई का नाम था युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर धर्मराज जो है, जो धर्म को ज्ञाता हैं, उनसे जो है इसको प्राप्त किया था, तो इसलिए इसका नाम हो गया युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता था, सत्य बोलता था, सत्यवादी था। सेकंड जो पुत्र हुआ वो था भीम, जो कि भगवान वायु से प्राप्त किया था। तीसरा पुत्र था अर्जुन, जिसको भगवान इंद्र से प्राप्त किया था। और चौथे और 5वें पुत्र थे नकुल और सहदेव, जिनको कि अश्विनी कुमारों से उसकी माता ने प्राप्त किया था। किसने? कुंती ने। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पूरी महाभारत की कहानी है ये बेसिकली प्रॉपर्टी को लेकर के इशू था इन लोगों के बीच में। कौरव जो थे, कौरवों का जो सबसे बड़ा भाई था दुर्योधन, वो कहता था कि मैं हस्तिनापुर का राजा बनूंगा। ठीक है, हस्तिनापुर एक जगह है, ये आपको दिल्ली के अंदर आई थिंक जो है, ये एक जगह है, अभी भी मौजूद है वहाँ पे। और जो पांडु थे उनका बेसिकली राइट था कि वो राजा बने, क्योंकि उनके पिता राजा थे, तो उनका हक बनता था कि पिता के बाद में वही राजा बने। और युधिष्ठिर वैसे भी कौरवों में भी सबसे बड़ा था, कौरव और पांडवों में अगर आप देखा जाए तो युधिष्ठिर सबसे बड़ा था, तो युधिष्ठिर का हक बनता था कि वो जो है वो राजा बने। लेकिन जो दुर्योधन था उसको सत्ता की भूख थी, ठीक है, यानी कि वो चाहता था कि मैं ही राजा बनूं। तो उसने क्या किया, पांडवों को मारने के लिए काफ़ी सारे प्लान्स बनाए। फिर उनकी पत्नी जो थी, इन 5 की एक ही पत्नी थी, ठीक है, उसका नाम था द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी। और पहले के नाम देखिए ऐसे होते थे कि जैसे इसके पिता का नाम था, द्रौपदी के पिता का नाम था द्रुपद। ठीक है, क्या नाम था? द्रौपदी जो थी, 5 पांडवों की पत्नी का नाम था द्रौपदी, और द्रौपदी के पिता का नाम था द्रुपद, और द्रुपद राजा थे कहाँ के? पांचाल के। ठीक है, तो इसीलिए इसको द्रौपदी को कहीं कहीं पांचाली भी लिखा गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। पांचाली क्योंकि ये पांचाल की थी इसलिए पांचाली नाम पड़ गया, और क्योंकि पिता का नाम था द्रुपद इसलिए इसका नाम हो गया द्रौपदी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि पांडवों का नाम क्या पड़ा? पांडव क्यों पड़ा? क्योंकि उनके पिता का नाम क्या था? पांडु। ठीक है,
तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब इस पूरे चैप्टर में यानी कि फर्स्ट पेज में यही सारी बातें थी। सेकंड पेज देखते हैं कि आगे ये क्या कहता है। अब नेक्स्ट पेज देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सीबीएसई के अंदर यहीं से एक क्वेश्चन उठ करके आया था। उस क्वेश्चन को भी अभी हम पढ़ेंगे, पहले आप इसको पढ़िए। देखिए इसके अंदर एक इंडोलॉजिस्ट और एक संस्कृतिस्ट जिनका नाम है वी.एस. सुक्तांकर, उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने 1919 के अंदर महाभारत के ऊपर एक पूरा रिसर्च किया है। संस्कृतिस्ट का क्या मतलब होता है, जो कि संस्कृत के जो टेक्स्ट होते हैं उनके विषय में पढ़ते हैं, उनको संस्कृतिस्ट कहते हैं। और इंडोलॉजिस्ट का क्या मतलब होता है कि जो भारतीय कल्चर या फिर धर्म ग्रंथ जिनको पढ़ते हैं उन लोगों को इंडोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो वी.एस. जो सुक्तांकर हैं आपके, ये एक इंडोलॉजिस्ट और संस्कृतिस्ट थे और इन्होंने 1919 के अंदर एक स्कॉलरशिप जो है वो बिगेन की, यानी कि एक अध्ययन शुरू किया, एक रिसर्च स्टार्ट की, जिसके के अंदर इन्होंने संस्कृत के जो ये टेक्स्ट है जो कि महाभारत से संबंधित है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि महाभारत जो है वेद व्यास जी के लिखने से पहले भी और उनके लिखने के बाद भी कहीं कहीं पे हर फॉर्म में हर जगह इनके उद्धरण यानी कि एक्सर्प्ट्स हमको जो है देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप भी अपनी किताबों में कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे कि युधिष्ठिर और यक्ष प्रश्न, ठीक है, द्रौपदी और उसके मैरिज से संबंधित कई सारी बातें आती है कि कोई तो कहता है कि शिव जी की उसने पूजा की थी, कोई कहता है कि उसको आशीर्वाद था। तो मतलब ऐसी स्टोरीज आपको देखने को मिलती हैं। तो उन सभी स्टोरीज़ की स्टडी किसने की, वी.एस. सुक्तांकर जी ने, और उनकी जो रिसर्च टीम थी उसने उन सब की स्टडी की थी। इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, अ टीम comprising dozens of scholars initiated the task of preparing a critical edition of the महाभारत। ठीक है, इसका क्रिटिकल एडिशन इन्होंने तैयार किया था। इसके अंदर देखिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इट मीन्ड कलेक्टिंग द संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होते हैं कि जो पांडुलिपियाँ होती है, यानी कि पुराने जो ताम्र पत्रों के ऊपर लिखी गई होती हैं, उनको सबको कलेक्ट किया इन्होंने। रिटन इन अ वेराइटी ऑफ स्क्रिप्ट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के जितने जो जगह से इनको मिली, जैसे नेपाल से मिली, तमिल से मिली, या जहाँ जहाँ से इनको ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिली महाभारत से रिलेटेड, उन सभी को इन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया, उनको स्टडी किया, उनको कंपाइल किया। ये सब करने के बाद उनको जो है उन्होंने एक अपनी खुद की किताब लिखी जो कि 13,000 पन्नों की थी, जो कि कई वॉल्यूम्स के अंदर थी। इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में इनको 47 साल लग गए, 47 ईयर्स। ओके, अब इससे क्या चीज़ें निकल कर के आई ये देखते हैं कि 2 थिंग्स बिकेम एपरेंट। देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स इन द संस्कृत वर्जन्स ऑफ द स्टोरी। ठीक है, यानी कि जो संस्कृत के में जितने भी वर्जन्स मिले महाभारत के, उन सब में कई चीज़ें कॉमन थी। ठीक है, एविडेंट इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, द कश्मीर एंड नेपाल in the north to Kerala and Tamil Nadu in the south. Also evident were enormous regional variations in the ways in which the text has been transmitted over the centuries. लेकिन जो वेरिएशन हमको देखने को मिला वो कहाँ देखने को मिला, जब किसी भी टेक्स्ट को रीजनली लिखा गया। रीजनली का मतलब जैसे कि मैं राजस्थानी भाषा में अगर महाभारत को ट्रांसलेट करके लिखूँ तो मैं उसमें कई चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, यानी कि वेरिएशन वहाँ देखने को मिला। यानी कि जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी गई थी वहाँ कोई वेरिएशन नहीं है, वो सेम चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन जो ट्रांसलेशन आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको कई सारे वेरिएशंस देखने को मिले। ये कौन बता रहा है, वी.एस. सुक्तांकर बता रहे हैं अपनी किताबों के अंदर, जो उन्होंने स्टडी की ना उसमें उन्होंने ये चीज़ पाई। These variations were documented in the footnotes and appendixes to the main text. इन्होंने क्या किया, अपनी जो किताब है 13,000 पन्नों की, जो वॉल्यूम वाली पेज जो किताब है उसके अंदर इन्होंने इसको जो है फुटनोट्स जो होता है ना किताब के नीचे लिखे हुए वहाँ पर, और अपेंडिक्सेस यानी कि जो किताब के पीछे अपेंडिक्स नहीं लिखे होते, ये वाली चीज़ हमने यहाँ से पढ़ी, ये यहाँ से पढ़ी, वहाँ पर इन्होंने इन सारी वेरिएशंस को कंपाइल किया है। In a sense, these variations are reflective of the complex process that shaped early social histories. Through dialogues between dominant traditions and resilient local ideas and practices, these dialogues are characterized by moments of conflict as well as consensus. यानी कि ये सारी चीज़ें जो है ये इन्होंने कंपाइल की, इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट, कंसेंसस जितनी भी बातें थी वो सभी इन लोगों ने कंपाइल करने का इसमें प्रयास किया। अब देखिए इसके अंदर एक चीज़ और सामने आई कि ये जो टेक्स्ट थे संस्कृत के, ये बेसिकली ब्राह्मणों के द्वारा जो है इनको लिखा गया था, ब्राह्मणों ने इसको जो है डिराइव किया। इससे सोशल हिस्ट्री के बारे में 2 चीज़ें पता चलती है कि पहली चीज़ तो ये कि हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने इन ग्रंथों को जब पढ़ा तो उन्होंने सोचा कि हाँ उस समय की सोसाइटी ऐसी ही होती होगी। यानी कि मान लीजिए मैं आपको बताऊँ कि पहले जो है मीट को खाना पवित्र माना जाता था,
तो आपने उसको एज इट इज़ ही मान लिया कि हाँ वाकई में अगर जो जानवर को खाते थे वो पवित्र माना जाता होगा। एक जो दूसरे कैटेगरी के हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्या किया, इसको क्वेश्चन किया कि नहीं ऐसा नहीं होता होगा, और उसके प्रूफ में उनको कई सारी चीज़ें मिली, जैसे कि लोकल लैंग्वेज में लिखे हुए जितने भी टेक्स्ट थे वो बताते थे कि सभी लोग जो है शायद मीट ना खाते हों, या हो सकता है कि उनको बताया गया हो कि तुम इसको खाओ लेकिन लोगों ने मना कर दिया हो। तो इस तरीके की जो कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें थी वो भी लोगों ने वहाँ पर समझना शुरू किया। तो हिस्टोरियंस के यहाँ पे दो जगह हो गई कि कुछ हिस्टोरियंस तो जैसा बताया गया उसको मान लिया, और कुछ हिस्टोरियंस ऐसे थे जिन्होंने जो भी वेरिएशंस थे उसको भी उसमें अपने जो भी अपने टेक्स्ट थे उसमें कवर किया। तो ये वाला जो पेज है आपके लिए इम्पॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, वी.एस. सुक्तांकर और उनका जो वर्क है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि इन्होंने जो है क्या काम किया है और उसके बाद में क्या दो कंक्लूजन्स इनके निकल करके आए हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है ये आपका CBSE बोर्ड का पेपर है और इसमें लिख रखा है डिस्क्राइब द एलिमेंट्स कंसीडर्ड बाय हिस्टोरियंस टू एनालाइज महाभारत। उन एलिमेंट्स के बारे में बताइए जो कि हिस्टोरियंस ने महाभारत को एनालाइज करने के लिए यूज़ में किए। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिया और जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए थे उनको भी लिया, जो लोकल टेक्स्ट थे उनको भी लिया था वी.एस. सुक्तांकर जी ने। नेक्स्ट देखिए, स्टेट द एफर्ट्स ऑफ वी.एस. सुक्तांकर एंड हिज टीम फॉर प्रिपरेशन ऑफ द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। अभी मैंने आपको बताया कि वी.एस. सुक्तांकर जी ने क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत बनाया है और उसके अंदर उन्होंने 13,000 पन्ने लिखे हैं, कई वॉल्यूम्स में उसको लिखा है। उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स उसके अंदर डाले हैं वो सभी हमने इसमें पढ़े हैं, वही आपको इस आंसर के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो वी.एस. सुक्तांकर जी है उनका जो क्रिटिकल एडिशन उन्होंने तैयार किया है उसका एक पेज है जो कि आपको समझाने के लिए पर्याप्त होगा। कि देखिए ये तो मेन टेक्स्ट है जो कि उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट्स में या जहाँ जहाँ पढ़ा है और जो उनको सही लगा उन्होंने लिख दिया। जो वेरिएशंस उनको मिले यानी कि जो अलग अलग बातें उनको मिली वो उन्होंने इस तरीके से देखिए अपेंडिक्स बना करके उसको लिखा है। ठीक है, ये फुटनोट्स कहते हैं इनको, वहाँ पर उन्होंने इसको लिखा है। ठीक है, तो ये उसके बारे में है। अब नेक्स्ट पेज हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, किंगशिप एंड मैरिज, मैनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है किंगशिप एंड मैरिज, मैनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस। किंगशिप का मतलब देखिए यहाँ पे होता है बंधुत्व। ठीक है, और मैरिज के क्या क्या रूल्स थे उस समय वो हमको पढ़ने होंगे। मैरिज पढ़ने के लिए हमको फैमिली के बारे में पढ़ना होगा कि फैमिली उस समय में किस प्रकार की हुआ करती थी। तो देखिए यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स है, उसको पढ़िए पहले। देखिए, टर्म्स फॉर फैमिली एंड किन, अपने परिवार के लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल उसमें हुआ गया है। देखिए, संस्कृत टेक्स्ट के अंदर जो परिवार है उसके लिए कुल का नाम दिया गया है। आज भी हम बोलते हैं ना कि किस कुल से है, वंश से है। ठीक है, और वंश का मतलब होता है लाइनेज, मतलब कि आप किस वंश से संबंधित हो, यानी कि आपके पूर्वज जो अनंत काल से चले हुए आ रहे हैं वो किस वंश से संबंधित है, वो आपकी वंशावली हो जाती है। ठीक है, जब आप अपने दादा परदादा 7 पीढ़ियों के नाम जब गिनाते हैं तो वो वंशावली हो जाती है। और उसके अलावा एक शब्द और आता है जाति। ठीक है, कई लोग जब एक ही समूह में रहने लग जाते हैं तो वो उनकी जाति कहलाने लग जाती है। ठीक है, मतलब उस समय के हिसाब से। आजकल तो जाति जो है जन्म के साथ में होती है आपके। अब देखिए कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज, वी ऑफन टेक फैमिली लाइफ फॉर ग्रांटेड, ये सब छोड़िए, इसको यहाँ से पढ़ते हैं कि फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट्स ऑफ लार्जर नेटवर्क्स ऑफ पीपल डिफाइंड एज रिलेटिव्स। आप जानते हैं पूरा परिवार हम बोलते हैं कि ये हमारे दादा का परिवार, ये हमारी मम्मी के मतलब हमारा ननिहाल है, और ये हमारे जो है चाचा चाची का परिवार है। तो ये पूरा एक फैमिली को जो है इसको हम किन फोक भी कहते हैं इंग्लिश में मोर टेक्निकली। ठीक है, ये यानी कि जहाँ हम हमारे सारे रिलेटिव्स जो हैं वो आ जाते हैं। आजकल तो हम जो है इमीडिएट जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं उन्हीं को मानते हैं, जैसे कि मैं है, मेरी सिस्टर है, मेरे ब्रदर हैं, उनको मैं ज़्यादा मानूंगी क्योंकि वो ब्लड रिलेटिव्स हो गए। लेकिन पहले के टाइम में हो सकता है कि उस समय जो फैमिलियल टाइज होते थे वो नेचुरल तो थे ही, यानी कि जो ब्लड रिलेशन होते हैं वो तो थे ही। दे आर डिफाइंड इन मैनी वेज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, सम सोसाइटीज़ रिगार्ड कजन्स एज बीइंग ब्लड रिलेशंस। ठीक है, जैसे कि आपके चाचा का बेटा या बेटी अगर हो गए तो उनको भी आपको डायरेक्ट ब्लड रिलेशन ही मानते थे, वेयरएज अदर्स डू नॉट। उस समय में कुछ लोग ऐसा मानते थे, कुछ लोग ऐसा नहीं मानते थे। फॉर अर्ली सोसाइटीज हिस्टोरियंस कैन रिट्रीव इन्फॉर्मेशन अबाउट एलीट फैमिलीज। एलीट फैमिलीज कौन सी होती थी? राजशाही परिवार। ठीक है, इट इज़ हाउएवर फार मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द फैमिलियर रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। देखिए, जो हिस्टोरियंस है
क्योंकि उनके पास जितने भी टेक्स्ट हैं वो किसके हैं, राजा महाराजाओं के हैं। तो राजा महाराजा क्या है, इलीट फैमिलीज़ हैं, तो उनके तो फैमिली रिलेशन क्या क्या है वो तो हम पता कर सकते हैं कि भाई वो ब्लड रिलेशन को मानते हैं या नहीं मानते, वो तो पता कर लोगे। लेकिन जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उनका सिस्टम क्या है, वो आपको अंदाज़ा ही लगाना पड़ेगा। वो आपको बिना किसी टेक्स्ट में, यानी कोई सबूत आपके पास में है नहीं, तो आप क्या कह सकते हो उनके बारे में। Historians also investigate and analyze attitudes towards families and kingship. These are important because they provide an insight into people's thinking. It is likely that some of these ideas would have shaped their actions, just as actions may have led to changes in attitudes. यानी कि जो इनकी कोशिश रहती है हिस्टोरियंस की कि जो फैमिलीज़ हैं उनके एटीट्यूड्स, यानी कि राजा को अच्छा मान रहे हैं बुरा मान रहे हैं, किसी भी टेक्स्ट में उनकी कोशिश रहती है कि वो खोजें कि लोगों के क्या विचार रहे हैं। ठीक है, उससे उनके एटीट्यूड्स का पता चलता है, और एटीट्यूड जब पता चल जाता है तो हम जान सकते हैं कि उस व्यक्ति के एक्शंस किस प्रकार के होंगे, यानी कि वो किस तरीके के काम करता होगा। तो ये एक छोटी सी इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखी थी। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। द आइडियल ऑफ पेट्रीलिनी। देखिए पेट्रीलिनी और मैट्रीलिनी ये दो चीज़ें हैं, ये समझ लीजिए। पिंक बॉक्स को देखिए, पेट्रीलिनी का मतलब ये है कि जब जो भी आपका डिसेंट है, यानी कि जो भी आपकी वंशावली है वो पिता से शुरू होती है। ठीक है, जैसे कि पिता के बाद में आपके किसको याद रखा जाता है, पुत्र को, पुत्र के बाद में उसके पुत्र को, यानी कि इसके पौत्र को। ठीक है, तो ये आपकी एक वंशावली ऐसे चलती है, यानी कि पिता से आपकी जो है वंश जो है वो चल रहा है। इसीलिए जो लोग हैं वो बेटे को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि भाई अगर बेटा है तो वो उस घर के वंश को आगे बढ़ाता है। ठीक है, अब मैट्रिलिनी में क्या होता है कि जब वंश जो है, डिसेंट जो है, वंश को कहेंगे डिसेंट, आपका जो आधार है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, आपकी माता से। ठीक है, अब आप याद कीजिए कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था सातवाहनों के बारे में, सातवाहन डायनेसिटी के बारे में, जो कि आज का जो राज्य है जिसका नाम मैं आपको बता देती हूँ, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है उसमें कैपिटल है अमरावती। अमरावती पहले किसकी कैपिटल हुआ करती थी, सातवाहन राजाओं की कैपिटल हुआ करती थी। एक दो राजाओं के नाम दूंगी तो आपको याद आ जाएगा। मैंने आपको बताया था गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। तो ये जो इनके नाम आगे आ रहे हैं ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो सातकर्णी तो उस राजा का नाम है, लेकिन आगे जो गौतमी पुत्र लगा है वो उसकी माता का नाम है। यानी कि ऐसी डायनेसिटीज़ भी हुई जिन्होंने अपने वंश को अपनी माता के नाम से चलाया। ठीक है, तो अब देखिए आगे इसमें क्या है कि द आइडियल ऑफ पेट्रिलिनी। आइडियल ऑफ पेट्रिलिनी में क्या होता है कि पिता के बाद में राजा कौन बनेगा, उसका बेटा। ठीक है, अगर ये बेटा योग्य नहीं है तो इसका जो छोटा बेटा होगा वो बन जाएगा। लेकिन अगर इसके कुछ बेटा नहीं है, संतान नहीं है, तो ये जिसको चाहे उसको राजा बना सकता है। ठीक है, तो ये पहले की प्रथाएं थी। महाभारत का युद्ध किस लिए हुआ, क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो बड़ा था और पांडु छोटा था। ये तीन भाई थे, एक था धृतराष्ट्र, ठीक है, एक मैं पूरा ही बताती हूँ आपको। देखिए, एक थे महाराज विचित्र वीर्य, विचित्र वीर्य। ठीक है, किसका बेटा था ये, सत्यवती का। अब मैं पूरा ही इसको बताना पड़ेगा आपको मुझे, यहाँ से बताती हूँ। देखिए, महाराज शांतनु थे, महाराज शांतनु। ठीक है, समझने की कोशिश करना भाई, ऐसा नहीं कि मैं बताते जाऊँ और आप दूसरी दुनिया में खो जाएं। ये है महाराज शांतनु। ठीक है, इनकी शादी हुई किससे, गंगा से। कौन सी गंगा, जो गंगा नदी है। ठीक है, उनसे इनकी शादी हुई। शादी होने के बाद में गंगा ने एक शर्त रखी कि मैं शादी तो कर लूँगी, लेकिन जो मेरे बच्चे होंगे उनका मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ आप कभी भी मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। शांतनु ने कहा ठीक है, कर लेते हैं। तब इन्होंने शादी की, और जैसे ही उनके कोई पुत्र होता और ये गंगा जो है उसको नदी में बहा देती। तो जब लास्ट वाला पुत्र हुआ तो महाराज शांतनु को बहुत बुरा लगा कि ये मेरे सारे बच्चों को गंगा में बहा रही है, ऐसा क्यों कर रही है। तब इन्होंने उसको रोका। तो गंगा ने कहा कि अब मैं आपके पास में रुक नहीं सकती क्योंकि आपने वचन तोड़ दिया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपका पुत्र जो है इसका नाम है देवव्रत, देवव्रत। ठीक है, और इसका लालन पालन मैं करूँगी, और जैसे ही 25 साल का होगा मैं इसको आपके पास में छोड़ दूंगी। यही देवव्रत आगे जाके भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। आपने नाम सुना होगा, भीष्म पितामह। ठीक है, अब महाराज शांतनु यहाँ पे बूढ़े होने लगे। इनको बुढ़ापे में एक लड़की और पसंद आई जिसका नाम था सत्यवती। ठीक है, ये मत्स्य कन्या थी, यानी कि जो मछली पकड़ने वाले जो लोग होते थे उनका जो सरदार था उनकी बेटी थी सत्यवती। ठीक है, अब क्या होता है कि भीष्म 25 साल का होता है, अपने पिता के पास में आता है, लेकिन यहाँ पिता को प्रेम है किससे, सत्यवती से, और वो चाहता है कि मैं इससे शादी कर लूँ।
सत्यवती कहती है मैं शादी तो कर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरा जो बेटा होगा वो राजा बनेगा। शांतनु कहता है ऐसा कैसा हो सकता है, मेरा बेटा भीष्म है, वो राजा बनेगा। सत्यवती बात पे अड़ जाती है। भीष्म को ये बात जैसे ही पता चलती है, भीष्म इस सत्यवती के पास जाता है और कहता है कि मैं मेरे पिता का दुख नहीं देख सकता, इसलिए मैं आज अपनी माता की कसम खा के कहता हूँ कि मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ना ही तो मेरे कोई पुत्र होंगे, भाई ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, राजा भी नहीं बनूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन भी करूंगा, और इस जो हस्तिनापुर का जो शासन है उसका हमेशा सेवक बन के रहूंगा। सत्यवती बोलती है ठीक है भाई, तो ये इससे शादी कर लेती है। और यहाँ ही महाराज शांतनु को बहुत दुख होता है कि अपने 25 वर्ष का जो मेरा बेटा है वो इतना बड़ा त्याग कर रहा है मेरे लिए। तो वो अपने बेटे को आशीर्वाद देते हैं कि मैं तुम्हें जो है अमरता कह सकते हो आप, अमरता, लेकिन इसको कहेंगे इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं, यानी कि तुम जैसे चाहोगे ना वैसे तुम्हारी मृत्यु होगी। ठीक है। अब देखिए सत्यवती का क्या केस होता है। सत्यवती का बेटा होता है विचित्र वीर्य। ठीक है, विचित्र वीर्य इसका नाम होता है। ये बड़ा ही शराबी और अय्याश किस्म का होता है, तो इसकी जो है इसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसकी 2 रानियाँ होती है, एक अम्बा होती है, एक अंबिका होती है, 2 रानियाँ होती है। ठीक है। तो अब जो है इन दोनों रानियों से 2 बच्चे होते हैं। अंबिका से तो होता है धृतराष्ट्र। ठीक है। और क्योंकि विचित्र वीर्य उस समय तक जो है जीवित नहीं रहता है, तो ये किसी महाराज से प्रार्थना करता है, यानी कि एक वेद व्यास जी को लेकर के आता है। किसको? भीष्म जो है वेद व्यास जी को लेकर के आता है, और वेद व्यास जी जो है अपने मंत्रों से जो है इन अम्बा और अंबिका को आशीर्वाद देते हैं जिससे कि इनको पुत्र हो। तो ये पहली के जो बेटा होता है वो होता है धृतराष्ट्र, लेकिन ये अंधा पैदा होता है और धृतराष्ट्र बड़ा भी होता है। और दूसरी अंबिका के पैदा होता है जिसका नाम होता है पांडु। ठीक है। अब जो है जब राजा बनने की बारी आती है, धृतराष्ट्र सोचता है क्योंकि मैं बड़ा हूं तो मैं राजा बनूंगा, लेकिन महामंत्री विदुर जो होता है, और हाँ एक चीज़ और, ये जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र, पांडु, और वहाँ पर उनकी एक दासी भी होती है, उस दासी से भी एक लड़का जन्म लेता है जिसका नाम होता है विदुर। ठीक है। ये दासी का पुत्र होता है, लेकिन जो महाराज वेद व्यास जी हैं, भगवान वेद व्यास जी, उनके आशीर्वाद से तीनों जन्मे पैदा होते हैं, इसलिए तीनों ये भाई ही होते हैं, हालांकि ये एक दासी के गर्भ से पैदा होता है। ठीक है। तो यहाँ तक मेरे को लगता है थोड़ी थोड़ी कहानी तो आपको समझ में आ रही हो, कि नहीं समझ में आ रही हो तो आप जाके महाभारत देखना, उसमें समझ में आपको आ जाएगी। तो ये यहाँ तक की इसकी स्टोरी है। अब देखिए वहाँ पे होता क्या है कि कौरवों और पांडवास के बीच में युद्ध का कारण क्या हुआ। अब कौरवों का जो बेटा हुआ, हालांकि वो छोटा भी था, दुर्योधन, धृतराष्ट्र का जो पूरा आगे वंश चला वो कौरव कहलाए, 100 कौरव हुए। और जो पांडु के जो पुत्र थे वो पांडव कहलाए, और 5 पुत्र हुए। युधिष्ठिर सबसे बड़ा था। ठीक है। और योग्य भी था। ठीक है। धृतराष्ट्र अंधा था, और अंधा होने के कारण पांडु को राजा बनाया गया, लेकिन जब पांडु की मृत्यु हो गई तो वापस धृतराष्ट्र को राजा बनना पड़ गया। अब धृतराष्ट्र सोचता है कि भाई मेरे बेटे जो हैं वो राजा बनेंगे, लेकिन यहाँ पे अधिकार किसका है? युधिष्ठिर का। और जो पूरी जनता थी ना, वो भी ये चाहती थी कि युधिष्ठिर ही हमारा राजा बने। ठीक है। तो अब आपको यहाँ आइडियल ऑफ पेट्रिलिनी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि महाभारत की स्टोरी के हिसाब से ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए, एट वन लेवल द महाभारत इज अ स्टोरी अबाउट दिस। इट डिस्क्राइब्स अ फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर बिटवीन द 2 ग्रुप ऑफ कजन्स। फ्यूड का मतलब होता है लड़ाई। ठीक है। लैंड और पावर के लिए 2 कजन भाइयों में लड़ाई को दिखाता है। किन 2 भाइयों में? कौरवों और पांडवों के अंदर। ठीक है। एक ही फैमिली के थे, लेकिन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। अब देखिए, अल्टीमेटली द कन्फ्लिक्ट एंडेड इन द बैटल इन विच द पांडवाज इमर्ज्ड विक्टोरियस। लास्ट में जो युद्ध हुआ महाभारत का, उसके अंदर पांडवाज विक्टोरियस हुए और पांडवों ने ही आगे धर्म की स्थापना की। After that, patrilineal succession was proclaimed. While patrilineal had existed prior to the composition of the epic, the central story of the Mahabharata reinforced the idea that it was valuable. Under patrilineal, sons could claim the resources, including the throne, in case of the kings of their fathers when the latter died. Most ruling dynasties, 6th century BC onwards, claimed to follow this system, although there were variations in practice. Sometimes there were no sons, and in some situations, brothers succeeded one another. Sometimes other kinsmen claimed the throne, and in very exceptional circumstances, women such as Prabhavati Gupta exercised power. तो पेट्रिलिनी के बारे में पूरी चीज़ें इस पूरे पैराग्राफ में बताई गई है। पेट्रिलिनी के बारे में चीज़ें ये है कि पिता के बाद में उसका बेटा ही सक्सीड करता है, यानी कि सक्सेशन पे अधिकार उसी का होता है, और जो रूल होता है वो हेरिडिटी रूल होता है। ठीक है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर ऐसा भी हुआ था कि जो
राजा है अगर वो योग्य नहीं है तो उसकी जगह दूसरे को राजा बनाया जाता है। अगर उस राजा के कोई बच्चा नहीं है तो उसके भाइयों को राजा बनाया जाता है, और उन भाइयों में भी कोई अगर ढंग का व्यक्ति नहीं है तो दूसरा भाई भी बन जाता है। अगर वो भाई भी सही नहीं है तो जो दूसरे किन्समैन होते हैं, ठीक है, यानी कि जो दूसरे उसी परिवार से संबंधित लोग होते हैं, उनको भी राजा बनाया गया है। और अगर हम महाभारत से पहले का काल देखें, यानी कि चैप्टर 2 याद कीजिए आप, उसमें प्रभावती गुप्ता जो थी वो अपने पति के बाद में जो है रानी बनती है, यानी कि राजा की पोस्ट को वो संभालती हैं। The concern with Petrellini was not unique to ruling families. It is evident in the mantras in the ritual text, such as the Rig Veda. It is possible that these attitudes were shared by wealthy men and those who claimed high status, including Brahmanas. जो ये पेट्रिलिनी वाला कंसेप्ट है ना, ये ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। ब्राह्मण जो है, आज भी देखिएगा कि आप किसी भी बूढ़ी औरत को देखिएगा, वो आशीर्वाद में क्या बोलती है? पुत्रवती भव। कभी आपने सुना है पुत्रीवती भव? नहीं बोलती हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारे दिमाग में पहले से है कि भाई पुत्र होगा वो वंश को आगे बढ़ाएगा और वही आपकी सत्ता को संभालेगा, आपके थ्रोन को संभालेगा, आपके एम्पायर को संभालेगा, ठीक है। वेदों के अंदर भी यही लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर एक जो ये ब्लू बॉक्स में दे रखा है, ये ऋग्वेद का एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट का मतलब उस पूरे ऋग्वेद में से एक पार्ट को निकाल करके आपको बताया गया है। इसको हिंदी में कहते हैं उद्धरण, ठीक है। इस मंत्र में क्या लिखता है? ऋग्वेद के इस मंत्र में लिखा गया है कि एक जो प्रीस्ट है, एक मैरिज कराते हुए, हिंदू वेडिंग जो करवाते हुए, वो बोलता है कि आई फ्री हर फ्रॉम हेयर बट नॉट फ्रॉम देयर, ठीक है। आई हैव बाउंड हर फर्मली देयर so that through the grace of Indra she will have fine sons and be fortunate in her husband's love। यानी कि लड़की को आशीर्वाद देने के लिए वो बोलता है कि उसके मतलब लड़की के पिता को बोलता है कि आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से तो आज़ाद करता हूँ, यानी मेरे घर से तो आज़ाद करता हूँ, लेकिन अगले घर से आज़ाद नहीं करता, यानी कि जिस घर में जो उसका ससुराल है वहाँ से आज़ाद नहीं करता हूँ। मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ कि इंद्र भगवान की कृपा से इसको एक अच्छा पुत्र जो है वो प्राप्त हो और अपने हस्बैंड का लव इसको मिले, ठीक है। इंद्र वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल डीटीज, अ गॉड ऑफ वेलोर, वॉरफेयर एंड रेन। इंद्र भगवान जो हैं वो ब्रेवरी के, वॉरफेयर यानी युद्ध के, और बारिश के देवता माने जाते हैं। यहाँ पे हेयर और देयर का क्या मतलब है? फादर्स हाउस एंड हस्बैंड्स हाउस, ठीक है। तो ये मंत्र आपको समझ में आ गया। ये मंत्र मैंने, ये जो ब्लू बॉक्स है ना, ये इसीलिए समझाया है क्योंकि आपके एग्जाम्स के अंदर इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका सीबीएसई का पेपर है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया इसी पैराग्राफ से, डिस्क्राइब द आइडियल ऑफ पेट्रिलिनी एंड जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BCE टू 6th सेंचुरी CE। आइडियल ऑफ पेट्रिलिनी आपको समझाना है इसके अंदर, यानी पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श, ठीक है। ये आपको समझाना है, जो हमने अभी अभी पढ़ा, जो हमने पढ़ा है वही वही आपको इसमें लिखना है। हालांकि इसका दूसरा पार्ट भी है, जेंडर्ड एक्सेस प्रॉपर्टी, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये चैप्टर इस पैराग्राफ को हमने पढ़ ही लिया है, तो एक क्वेश्चन आपके देखिए पीछे भी दे रखा है, एक्सप्लेन वाई पेट्रिलिनी मे हैव बीन पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट अमंग इलीट फैमिलीज। इलीट फैमिलीज हमने पढ़ा अभी अभी, रानी राजसी परिवारों के अंदर पेट्रिलिनी इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है था, ठीक है। ये मैंने आपको भी समझाया है, क्योंकि जो राजा है वो, उसका जो इमीडिएट सक्सेशन है वो जो है वो अपने पिता से ही माना जाता है। तो एक राजा को अच्छा सन होना भी ज़रूरी था, और जो है पूरी जो फैमिली लाइनेज है वो जो है पुरुषों से ही शुरू होती है, यानी कि पैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ जो क्या कहते हैं उसको, सक्सेशन वहाँ पर चलता था एलीट फैमिलीज़ में, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो भी आपका यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको ये जो मैप है, यहाँ पर आपको कुरु पंचाल रीजन दिखाया गया है। ये है कुरु, ये है आपका मत्स्य। मत्स्य के अंदर ये जो इंपॉर्टेंट रीजन है विराट, क्योंकि पांडवों ने जो है अपना अज्ञातवास जो है वो विराट नगर में ही स्टार्ट किया था, और जब इन्होंने युद्ध किया था वो भी विराट से ही इन्होंने जो है युद्ध के लिए प्रयाण किया था। और ये इंद्रप्रस्थ है, जो कौरवों से अलग होने के बाद पांडवों ने अपनी कैपिटल बसाई थी, ये इंद्रप्रस्थ है। ये आपका हस्तिनापुर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप, आपसे हो सकता है कि एग्जाम में मैप से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सके, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पेज देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है कि वाई किंग फोक क्वेरल्ड, ठीक है, उनमें आपस में लड़ाई क्यों हुई, ठीक है। कौरवास और पांडवास के बीच में लड़ाई क्यों हुई, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि कौरव जो है वो राजा बनना चाहते हैं, लेकिन वो पांडवों से कहते हैं कि भाई इनको राजा नहीं बनने देना है। उसके बाद में इनमें जो लड़ाई होती है सब मैंने आपको पढ़ा है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट देखिए रूल्स ऑफ मैरिज। रूल्स ऑफ मैरिज में क्या क्या आपको पढ़ना है, देखिए कि
While sons are very important for the continuity of the patrilineage, daughters were viewed rather differently within this frameworks. पुत्रों को तो ज़्यादा महत्व दिया गया है, लेकिन जो डॉटर्स है उनको इतना महत्व इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। उनको घर की किसी भी चीज़ पर कोई भी क्लेम करने का अधिकार नहीं दिया गया था, और उनकी जो शादी है, शादी पर विशेष ध्यान दिया गया है कि शादी जो है वो एक्सोगेमी के द्वारा होगी। यानी कि एक्सोगेमी का मतलब होता है कि अपने गोत्र से अलावा दूसरे गोत्र में शादी करना। आप भी जानते होंगे कि घर में जो भी मैरिजेस होती हैं वो सेम गोत्र में हमारे यहाँ पर हिंदुओं में नहीं की जाती हैं। हालांकि अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर एक गोत्र में शादी को शुभ माना गया है, लेकिन हमारे यहाँ पे नॉर्थ के अंदर आप देखेंगे तो हिंदुओं के अंदर एक गोत्र के अंदर शादी नहीं की जाती। इसी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सोगेमी। ओके, जो बड़े घर की लड़कियां हुआ करती थी उनके बारे में दो चीज़ ध्यान रखी जाती थी कि उनकी शादी सही समय पर हो और सही व्यक्ति के साथ में कर दी जाए। इसीलिए कन्यादान यानी कि जो अपनी बेटी का जो दान किया जाता है, यानी कि गिफ्ट ऑफ अ डॉटर, उसको भी एक पिता की रिलीजियस ड्यूटी माना गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ टाइप्स ऑफ मैरिजेस आपको दे रखी है। पहली है इंडोगैमी। इंडोगैमी का मतलब होता है कि आप अपने ही गोत्र में अगर शादी कर सकते हैं, उसको कहते हैं इंडोगैमी। एक्सोगैमी का मतलब होता है अपने गोत्र से अलग शादी करना। पॉलीगैनी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो है जब कई औरतों से शादी कर लेता है, एक आदमी की शादी 2-3 औरतों से हो जाती है, तो उसको कहते हैं पॉलीगैनी। अगर यही सेम काम एक महिला करती है, यानी कि एक महिला की अगर 2-3 पुरुषों से शादी हो जाती है, उसको कहते हैं पॉलीएंड्री। ठीक है, राजाओं के केस में हमेशा पॉलीगैमी होता था। द्रौपदी का अगर केस देखें तो उसकी शादी 5 पांडवों से हो गई थी, तो इसीलिए उसको कहा जाता है पॉलीएंड्री। ठीक है, अब देखिए, while the emergence of new towns, social life become complex. People from near and far meet to buy and sell products and share ideas of urban millennium. जैसे जैसे शहर बसते गए, जैसे मतलब आज वाले शहर नहीं, उस समय के जब शहर बसते गए तो नए नए आइडियाज़ भी लोगों के बीच में आ गए थे, और उससे क्या हुआ कि जो बिलीफ सिस्टम था वो भी अलग अलग, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति साउथ से नॉर्थ में आ रहा है तो वो अपना बिलीफ सिस्टम लेकर के आता है, उससे लोगों में नई चेतना आने लग गई थी। लेकिन उस समय क्या किया, जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, और उन्होंने क्या किया कि कुछ सोशल कोड्स वगैरह बना दिए कि आपको इसी तरीके से चलना है। आप आज भी जानते हैं कि जितनी भी ये जो प्रथाएं हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा ही बनाई गई हैं, जिसको कि हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उन प्रथाओं को जो है उन्होंने वहाँ पर बनाया, और फिर 500 BC तक जो है उन्होंने पूरी सोसाइटी को जो है एक प्रथा के अंदर जो है फॉर्म्स कर दिया था कि उनको ये नॉर्म्स जो है वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। इन्हीं नॉर्म्स को आगे जाकर के जो है संस्कृत के अंदर कंपाइल किया गया, जिनको धर्मसूत्रा कहा गया या फिर धर्मशास्त्र कहा गया। जो सबसे इम्पोर्टेंट धर्मशास्त्र है, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, वो था मनुस्मृति। लोगों को किस प्रकार का आचरण करना है वो किस में लिखा गया है, मनुस्मृति में। इस मनुस्मृति को 200 BCE से 200 CE के बीच में लिखा गया है, तो ये आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। While the Brahman authors of these texts claim that their point of view had universal validity and that what they prescribed had to be obeyed by everybody, it is likely that real social relations were more complicated. Besides, given the regional diversity within the subcontinent and the difficulties of communication, the influence of Brahmanas by no means all pervasive, यानी कि ब्राह्मणों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, और उन्होंने किसी भी चीज़ को मनवाने के लिए उसके लिए ग्रंथ लिख रखे थे। ठीक है, What is interesting is that Dharma Sutras and Dharma Shastras recognized as many as 8 forms of marriage. धर्म शास्त्र और धर्म सूत्रों में 8 प्रकार की शादियों को मान्यता दी गई है, 8 टाइप्स ऑफ मैरिज। ठीक है, जब आप आगे की किसी किताब में पढ़ेंगे तो उन 8 के प्रकार भी हैं, जैसे असुर मैरिज होती है, एक गंधर्व विवाह होता है, असुर विवाह होता है, पिशाच विवाह होता है, ब्रह्म विवाह होता है। ठीक है, वो यहाँ नहीं दे रखा है, इसलिए आपको याद नहीं करना है, मैं बता रही हूँ। वाइल रिमेनिंग, उनके उन शादियों को तो जो उन शादियों में जो पहली 4 होती हैं उनको अच्छी शादी माना जाता है, लेकिन जो लास्ट की 4 शादियाँ होती हैं उनको बुरी शादी माना जाता है। वाइल द रिमेनिंग वर कंडेम्ड, इट इज़ पॉसिबल दैट दीज वर प्रैक्टिस बाय दोज हु डिड नॉट एक्सेप्ट ब्राह्मणिकल नॉर्म्स। अब छोड़िए इन चीज़ों को, अब देखिए यहाँ पे जो मनुस्मृति है उसमें जो 4 जो मैरिजेस बताई गई हैं उसमें से फिर 1st, 4th और 5th एंड 6th फॉर्म्स ऑफ मैरिज जो है उसको समझाया गया है। फर्स्ट फॉर्म क्या है कि जब जो ऐसी मैरिज जिसमें द गिफ्ट ऑफ डॉटर यानी कि जो कन्यादान है, आफ्टर ड्रेसिंग हर इन कॉस्टली क्लोथ, उसको अच्छे से तैयार करके और प्रेजेंट वगैरह दे करके जब किसी लड़के से उसकी शादी की जाती है तो फर्स्ट फॉर्म की मैरिज होती है। दूसरे फॉर्म की मैरिज जो होती है उसमें क्या करते हैं, जो फादर होते हैं ये जो है दोनों कपल को एड्रेस करते हैं कि तुम दोनों साथ में रहना है, तुम्हें सारी ड्यूटीज़ साथ में करनी है, और ब्राइड ग्रूम यानी कि जो दूल्हा होता है उसको काफ़ी सम्मान दिया जाता है।
फिफ्थ प्रकार की मैरिज में क्या होता है कि व्हेन द ब्राइड ग्रूम रिसीव्स अ मेडन एंड आफ्टर हैविंग गिवन एज मच एज वेल्थ एज ही कैन अफोर्ड टू द किंसमैन एंड टू द ब्राइड हरसेल्फ अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल। जब वो पूरा कीमत जो है यानी कि धन वगैरह दे करके जब शादी की जाती है तब उसको फिफ्थ टाइप की मैरिज कहते हैं। सिक्स्थ में क्या होता है द वॉलेंट्री यूनियन ऑफ मेडन एंड हर लवर विच स्प्रिंग्स फ्रॉम डिज़ायर, यानी कि जब दोनों आपस में ही, जिसको सिंपल टर्म में लव मैरिज कह सकते हैं आप, तो ये सिक्स टाइप की मैरिज इसमें बताई गई है। अब देखिए नेक्स्ट है द गोत्र ऑफ वुमेन। इसमें क्या पढ़ना है, अब देखिए वुमेन का जो गोत्र होता था, एक वुमेन को जैसे ही उसकी शादी होती थी उसको अपना गोत्र त्याग करके अपने पिता का पति जो होता है उसका गोत्र अपना लेना होता है। आज भी हम देखते हैं कि एक वुमेन की जब शादी होती है तो अपने हस्बैंड का नेम जो है उसको अपने नेम के पीछे लगाती है। तो देखिए ये उसी समय से चला हुआ आ रहा है कि ईच गोत्र वॉज नेम्ड आफ्टर अ वैदिक शीर एंड ऑल दोज हु बिलोंग टू सेम गोत्र वर रिगार्डेड एज हिज डिसेंडेंट्स, यानी कि अभी भी आप कहते हैं ना कि तुम तो हमारे भाई बंद हो। इसका मतलब क्या है कि अगर जो एक गोत्र का होता है वो एक दूसरे में भाई कहलाते हैं, यानी कि एक दूसरे में भाई बहन का रिश्ता उनका माना जाता है। ये पुराने समय से ही है ऐसा। अब देखिए जो सेम गोत्र के लोग होते थे वो आपस में शादी नहीं कर पाते थे, ये मैंने आपको पहले ही बताया, यही यहाँ लिख रखा है। इसके बाद में देखिए कि सातवाहन जो रूल्स थे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सातवाहन जो थे वो अपनी माता के गोत्र को आगे लगाते थे, यानी कि माता को जो है वो इम्पोर्टेंस दिया करते थे और अपनी मम्मी के गोत्र को वो आगे लगाया करते थे। जैसे कि अब यहाँ देखिए नेम ऑफ द सातवाहन किंग्स फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। These are the names of several generations of Satvahan rulers who recovered from inscriptions. Note the uniform title Raja. Also note the following word which ends with the term Putta, a Prakrit word meaning son. Putta का means होता है meaning son. The term Gautami Putta means son of Gautami. Names like Gautami, Vashishti are feminine forms of Gautam and Vashisht, Vedic seers after whom Gotras were named. तो देखिए ये सारे नाम हैं। राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, वैशिष्टि पुत्र श्री पुलुवमावी, राजा गौतमी पुत्र समी श्री याना सातकर्णी, ये सारे नाम हैं। नाम याद नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है कि जो सातवाहन रूलर्स थे उन्होंने अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे लगाया है। सो फ्रेंड्स आज हम इसको यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाला जो है वो सेकंड पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके बाद में आपका कंसंट्रेशन भी नहीं रहेगा, तो इसलिए जो है सेकंड वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे और हो सकता है कि 3 वीडियोज़ में इस चैप्टर को पूरा हम पढ़ पाएँ। तो बने रहिएगा चैनल के साथ में एंड गिव इट अ थम्स अप अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, और अगर आप और ऐसे चैप्टर्स चाहते हो तो आप ज़रूर से कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।